एक्चुअली वो सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं थे, वो कितने बड़े थे, उनका होराइजन जो कितने लोगों पर उन्होंने असर किया। मैंने सुना है कि वो बारामूला में बुनियार में या वहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ उनके अब्बू उस वक्त रेंज ऑफिसर थे। It is on record that he has never gone to secretariat for a meeting. Everybody, even अगर secretary health you know, so Yivan Nasir is coming. उन लोगों ने इंग्लैंड में शादी की, सिविल मैरिज, और फिर वापस आए। मैं नसीर साहब के पास बैठा वहाँ और काफ़ी देर बातें होती रही तो गिरजा ने कहा कि तुम इतनी देर से इनसे बातें कर रहे हो, हामिद से, कुछ मालूम है ये कौन है? तो आंसर वहाँ से क्या आया, मुग़ल आज़म को कौन नहीं जानता। लुक एट दैट, है विट्स देखिए। शी सेड कि मेरी स्ट्रेंथ जितनी भी थी वो डॉक्टर नसीर की वजह से थी। ही वॉज माई स्ट्रेंथ। उनने बिल्कुल जैसे वो इंग्लैंड से ट्रेन करके आई थी, उन्हीं वही स्टैंडर्ड्स लेके उनने वो 100 बेड हॉस्पिटल बनाया। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जिंदगी गुजारना आसान है, जिंदगी जीना मगर हर एक के बस का रोग नहीं। और ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है जिन्होंने अपनी रजा से औरों का गम अपना लिया हो। डॉक्टर नसीर और डॉक्टर गिरजा की जिंदगी का इहाता इस हकीकत को बार बार रोशन करता है कि उन्होंने डॉक्टरी को फकत एक प्रोफेशन नहीं समझा, बल्कि इसके तवस्सुत से इंसानी फलाह का रास्ता बताया। इस सिलसिले में उनकी दर्दमंदाना काविशें आज तक रहनुमा बनी हुई हैं और आने वाले वक्त में भी रहनुमा साबित होंगी। डॉक्टर नसीर एंड डॉक्टर गिरिजा फाउंडेशन के तवस्सुत से नेकियों का कारवां जारी है, जिससे एक बार फिर इस बात की तस्दीक होती है कि नेक अमल की तासीर वक्त की हदों को उबूर करके कई जमानों को एक साथ अपनी आगोश में लेती है। जहन में एक वो समझ लीजिए एक पुरानी और नए में एक रब्त सा दिखता है। अभी डॉक्टर नसीर साहब की बरसी 11 अक्टूबर को ही थी, और उस सिलसिले में जो डॉक्टर नसीर एंड डॉक्टर गिरजा फाउंडेशन का एक सिलसिला रहता है सोसाइटी को कुछ करने का, और यहाँ 2-3 दिन पहले ही वो कैंप हुआ, जिसमें क्या वो उन्हीं चीज़ों का तसलसल है कि ये कपल, मतलब जब वो मेडिकल कॉलेज में थे डॉक्टर साहब एज प्रिंसिपल, उन्होंने एक नया कम्युनिटी बेस्ड एक मॉडल, चितरंजन जो मोबाइल था, जिसमें लोग हमारे पास ही नहीं आते थे बल्कि उनके बराबर घर तक जाने का एक सिलसिला था। और वो अभी हम प्रोफेसर गिरजा जी की भी जब बात करेंगे तो उन्होंने अपने तरीके से भी कम्युनिटी में जो एक कनेक्टेडनेस और तसल्ली ही नहीं होती थी आपने, और यहाँ जो ये कैंप वगैरह उस सिलसिले को एक तसलसल आपको लगता है कि, क्योंकि ये इस कंटेक्स्ट में बात आई कि जब वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में कुछ कर रहा था बस अब मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने उन चीज़ों को इस हद तक बढ़ाया है कि आपको भी लगा, मतलब उनकी औलाद ये सोच रही है नहीं, प्रोसेस एक ऐसा सिलसिला है, इसको आगे चलाना है। तो उस सिलसिले में जो है कि उन दिनों गवर्नमेंट के तौर पे चलता था, गवर्नमेंट की स्कीमें होती थी, लेकिन उसको बंद करने के बाद भी वो जो उनका पेशेंटों के साथ रब्त, और मुझे बताया गया है कि वो सपोर्ट करते थे पेशेंटों को, फीस ही नहीं बल्कि उनको दवाइयों के लिए भी, और बल्कि जो आप वो हफ्ते में एक बार चाहे आप
गुलमर्ग जो शायद आपके हट भी थी वहाँ या ऐसा कुछ सिलसिला, तो वहाँ भी ओपीडी की तरह वो एक सिलसिला चलता था। जी बिल्कुल, मैंने आपको उनका बताया एज ए टीचर एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन पेशेंट्स के साथ उनको सब डॉक्टर्स को होना ही चाहिए। जब पेशेंट को आप ट्रीट करते हो तो आपको पेशेंट के साथ हमदर्दी और टू डू योर बेस्ट फॉर द पेशेंट। मैंने ये मुझे पता है, क्योंकि उनके जो क्लिनिक पे होते थे वो भी बोलते थे कि वो आधे से ज़्यादा पेशेंट्स की फ़ीस तो वापस ही दे देते थे, और फ़ीस तो अपने जेब से पैसे निकालते थे दवाइयों और टेस्ट के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स उनकी फैमिली प्रॉब्लम सुनते थे। हमेशा पेशेंट की बीमारी नहीं होती, कई बीमारी साइकोलॉजिकल आपसे ज़्यादा कौन जानता है। उनकी फैमिली के बारे में सुनते थे, फैमिलीज़ को जानते थे और उनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट करते थे। एज ए डॉक्टर तो करते ही थे जब वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस में गए और ये उनका दौर चालू रहा कि वो पेशेंट्स को फ्री में देखते थे, सपोर्ट करते थे। फ्राइडे को तो उनका फ्री क्लिनिक होता था। एवरी फ्राइडे हिज मॉर्निंग क्लिनिक यूज्ड टू बी कम्प्लीटली फ्री। हाँ, सुबह 5 बजे से लंबी लाइनें लग जाती थी और मैं उनसे पूछती भी थी इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि वो कहते थे जिनको ज़रूरत है वो जल्दी ही आएंगे, फिर उनको जाके अपना दिन शुरू करना है, अपनी रोज़ी रोटी कमानी है। तो वो तो उनका हमेशा रहा। ये सिलसिला 1990s में मुझे याद है, कई पेशेंटों को लिखते थे मुश्ताक अटेंड हिम दिस एंड दैट, लेकिन मैं हैरान रहता था कि 6 बजे 6:30 बजे पेशेंट को टाइम उन्होंने डाला होता था। आई हैव सीन हिम। तो वो मुझे लगता था कि हम लोग निस्बतन जवान होते हुए भी सोच के सुबह 9 बजे तैयार हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन उस क्राइसिस में भी वो अपना वो सारा सिलसिला बांटने का और देने का उन्होंने वो उनका बिल्कुल जारी रहा। आपने बताया ना, जब हम गुलमर्ग जाया करते थे वीकेंड पे, वो सारी सैंपल्स दवाइयाँ ले जाते थे वहाँ पे। उनका क्लिनिक हट के बाहर होता था, उनका भी मेरी मदर का भी पेशेंट्स देखते थे। वो जहाँ भी जाते थे पेशेंट्स कहीं ना कहीं से आ ही जाते थे, तो वो उनको हमेशा देखते थे। और पूरा वो सुबह बहुत जल्दी उठने वाले थे, वो सुबह उठते थे, तैयार हो जाते थे पूरे, और उनका काम शुरू हो जाता था। वो बहुत ही डिसिप्लिन थे उस तरीके से। फिर प्रोफेसर गिरजाधर साहिबा जब मेडिकल कॉलेज में फिर प्रिंसिपल, उस दौर में मतलब ये तो टोटल कंट्रास्ट, नसीर साहब का दौर हर तरीके से अमन सुकून और सारा सिलसिला और वो एक, लेकिन जब डॉक्टर गिरजाधर जी का भी दौर था उसमें भी उन्होंने प्रिंसिपल की जो एक आप समझ लीजिए एक स्टैचर होता है, एक पोजीशन होती है, उन हालात में भी हमने देखा कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं था। उन्होंने अपने तरीके से उसमें भी बहाल रखा वो सारा सिलसिला, चाहे वो मेडिकल कॉलेज को चलाने का सिलसिला रहा हो, क्योंकि उन दिनों मेडिकल कॉलेज के सारे इंस्टीट्यूशंस बंद होते थे और बाकी थ्रेट्स वगैरह भी सारा सिलसिला, हालात ही वैसे थे। उसमें ये जो बिल्कुल मुख्तलिफ हालात थे, लेकिन दोनों का वो देने का सिलसिला, कंट्रीब्यूशन का सिलसिला कहीं भी एक दूसरे से कम नहीं लगता है उस तरीके से। आपने बिल्कुल सही फरमाया। चाहे मेरे फादर को, उनको कॉलेज को डेवलप करना था अर्ली स्टेजेस में, वो मुश्किलें अलग किस्म की मुश्किलें थी और उनने वो किया। और सबसे डिफ़िकल्ट दौर जो कॉलेज का रहा होगा तब मेरी मदर प्रिंसिपल थी। कुछ देर तो मैं भी यहाँ थी और मैंने खुद देखा, हम लोग सब घबराते थे, डरते थे, लेकिन ये जो करेज है ना, जो मेरे फादर में भी थी और मेरी मदर में भी थी, उसने उनको सपोर्ट किया। उनका काम था कॉलेज चलते रहे, स्टूडेंट सफ़र ना करें, इम्तिहान हो, हॉस्पिटल चलते रहें, जितना उस सर्कमस्टांस में हो सकता था, और उनने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उस सिलसिले में ये था ना कि आपको पता है उन दिनों कन्फ्यूजन और ये था, डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट्स हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर तरह होते थे। तो उसमें ये भी था कि डिसरप्शन के लिए कुछ इवन उनकी लाइफ पे भी जो अटैक सा हुआ, मतलब वो तो आई एम टोल्ड कि आप भी साथ थी उस वक्त, और वो कुछ वैसा। जी, मैं भी बाय चांस साथ थी, क्योंकि मेरा गला ख़राब था और मैं जा रही थी हॉस्पिटल में डॉक्टर मकबूल साहब को दिखाने, तो मैं तो बाय चांस साथ थी। और वो फायरिंग हुई और वो बहुत ही एक ख़राब सा इंसिडेंट है, मुझे उसके बारे में सोचना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जब वो ऑफिस में पहुंची, खुदा नहीं चाहता था कि कुछ हो, और हम लोगों को कुछ खराश भी नहीं लगी, हम लोग बच गए। और वो जाके अपने डेस्क पे बैठी और उनने अपने पीए को कहा, अच्छा चलो फाइलें लाओ,
मेरे को समझ नहीं आई कि उनकी ये करेज कैसे है। मैं तो अभी भी काम पर रही थी, और फिर वहाँ पे जो पुलिस के ऑफिसर्स आए, उनने कहा नहीं, आप काम नहीं कर सकती, आपको घर जाना है, वी कांट हैव यू हियर। लेकिन उनने कहा क्यों, अब जो होना था वो हो गया, मुझे तो काम करना है। तो वैसी करेज थी उनकी। जी, करेज की बात में मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ट्रामा पे मैं थोड़ा बहुत जो भी कुछ सिलसिला है, तो आप ट्रामाटाइज उस वक्त तो हुई ही होंगी या कुछ, लेकिन फिर डिसरप्शन उन्होंने उस काम में, अपने काम में या मेडिकल कॉलेज को संभालने का जो सिलसिला है, आई एम टोल्ड कि वो जो पीए भी थे उनको हमारी बस्ती की साइड ही कभी कभी मेरी गाड़ी में आते थे, तो जस्ट मैं उनसे ये बातें जानने के लिए तो मतलब आप समझते हैं एक दिन के लिए भी उन्होंने जैसे इस चीज़ को वो उसी वक्त छोड़ दिया और अपने काम उसी वक्त छोड़ दिया और वो काम, और कभी नहीं ऐसा जाहिर किया कि उनको डर लग रहा है। मुझे डर लगता था, मेरी माँ जा रही है, मेरे फादर को बहुत डर लगता था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन उनने तो ऐसे जाहिर किया, हो गया, काम तो करना है, और बिल्कुल बहादुरी से उनने अपना फ़र्ज़ निभाया। ये बताइए मुझे, उनका जो हार्ट अटैक हुआ था उससे पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था? उनका हार्ट अटैक तो पहले हुआ था, उनके 1-2 बार हार्ट अटैक हुए। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाती हूँ। जब उनको पहली बार हार्ट अटैक हुआ, मैं फर्स्ट MBBS में थी, मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था, और वो ICU में थी, और लोग आ रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको रोक रहे थे दरवाजे पे, क्योंकि ICU में नहीं आना चाहिए। तो एक मेडिकल स्टूडेंट अंदर आया, मेडिकल स्टूडेंट को तो कोई रोकेगा नहीं, मुझे लगा शायद इसकी यहाँ ड्यूटी होगी या शायद हाल पूछने आया, लेकिन वो अपना प्रॉब्लम लेके आया था मेरी मदर के पास। उस टाइम सिर्फ मैं थी उनके पास, और उसके कोई पेपर वर्क स्टक था, और उसकी वजह से उसको एग्ज़ाम नहीं दे सकता था वो। मैं भी हैरान रह गई कि ये ICU में कैसे इनसे ये बात कर रहा है, लेकिन उसको भी लगा कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उसने उनको बोला ऐसी प्रॉब्लम है, और उनने उसी वक्त बोला, उन हालात में जब वो ICU में थी, उनका मॉनिटर लगा हुआ था, उनको हार्ट अटैक हुआ था, उनने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की। उसके बाद बहुत सालों बाद फिर वो रिटायर हो चुकी थी मेडिकल कॉलेज से, और वो रिटायरमेंट के बाद राहत घर, एक चिल्ड्रंस होम के साथ एसोसिएटेड थी, गिल्ड ऑफ सर्विस एक चैरिटी है। तो मुझे याद है वो इतनी बीमार थी हॉस्पिटल में, अगेन ICU में थी, और वो उसके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने में लगी हुई थी। तो सब लोग बहुत नाराज़ होते थे कि ये लोग उनके पास प्रॉब्लम लेके क्यों आ रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा ये ICU में। लेकिन तब तक मैंने समझ लिया था कि यही उनको सुकून देता है, यही उनको खुश करता है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट नहीं करती थी। जी, लेकिन उसमें एक पहलू जो अभी भी मतलब जिस पे मैं चाहूँगा आप थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि मैं खुशनसीब रहा हूँ कि उसातिज़ा के साथ मेरा एक क्लोज सा एक रिश्ता रहा है, और इनके साथ भी ये भी। उसमें डॉक्टर नसीर साहब ने कैसे, बाकी प्रेशर्स तो मैं कहूँगा कि चलिए जी वहाँ अटैक हुआ, फायरिंग हुई, वो तो हम सब लोगों को, वो हालात ऐसे थे कि कहीं भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन नसीर साहब इनसिक्योर सा फील करते थे अदरवाइज़ भी इनके हार्ट अटैक के बाद, राइट? कहाँ जाएंगी, क्या क्या, अगर वो ऑलरेडी हुआ था तो उन्होंने कैसे मैनेज किया, उनको कैसे मनवाया? मेरे फादर, मैंने आपको बोला ना, उनको और किसी एक्सटर्नल चीज़ों का डर नहीं था। उनका बिगेस्ट डर दुनिया में यही था फैमिली के लिए, कि मेरी माँ को कुछ ना हो, मुझे कुछ ना हो, बाद में मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, और बाकी क्लोज फैमिली मेम्बर्स को, और किसी चीज़ से उनको घबराहट नहीं हो रही। बहुत ही वो बोलते तो थे, प्रोटेस्ट करते थे, फिर वो कभी रोकते तो थे नहीं, किसी को भी नहीं रोकते थे, ना मेरी माँ को ना मुझे, लेकिन मान ही जाते थे, लेकिन बहुत टेंशन में रहते थे। जब तक वो घर वापस नहीं आती थी, वो बहुत स्ट्रेस में रहते थे। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी की बरकत से जिंदगी के लगभग हर शोबे में इनकलाब आ चुका है, गुजरे वक्त की कई बातों पर यकीन करना मुश्किल लगता है। मसलन ये कि आज से 40-45 साल पहले कश्मीर में अमराज खवातीन के लिए कोई अलहदा सहूलत मैसर नहीं थी, और ये कि हामिला खवातीन या पोशीदा अमराज में मुब्तला दीगर खवातीन को जनरल हॉस्पिटल में ही दाखिल किया जाता था। इस मसले की हसासियत समझकर इसका सद्देबाब करने का जो गैर मामूली काम डॉक्टर गिरिजाधर ने अंजाम दिया, वो 100 बेड हॉस्पिटल के रूप में हकीकत बन गया, और आज शहर श्रीनगर के वस्त में ललदत अस्पताल के नाम से बनफ्स नफीस अपनी अहमियत का एहसास दिलाता है।
डॉक्टर गिरजाधर न सिर्फ हसास तबीयत की मालिक थीं, बल्कि खासी वसीउ नजर थीं। उनके मुशाहिदे और मुताले का ही कमाल था कि कश्मीर में कई ऐसी तिब्बी सहूलियात मुतारिफ हो पाई जिन्हें अपनाना तो दूर, जिनके बारे में सुनना और जानना तक मुहाल लगता था। I am so happy that you asked me about Dr. Giljarji. I think he was my mentor since the day I became her registrar. Then I worked her as a lecturer, I worked her as an assistant professor, and then I was associate professor and professor and HOD on my own. But my grooming has been done with Dr. Giljarji. Whatever I have learned of obstetrics and gynecology is under the guidance of Dr. Giljarji. She showed me the right way to approach and treat patients, to do surgery where it is to be done and not to do where it is not indicated. And these nuances of obstetrics and gynecology I have learned from her, and I am so happy that I am still now following the same instructions and treating patients on the same line, and thank God that I have got good results till now. Vesicovaginal fistula, we got those patients who were in obstructed labor, maybe they were in labor for 3-4 days without any attention, you know, from remote villages where there were no doctors. They were dealt by lies, and they would come to us in such bad situation that we had to first deliver them by doing that destructive operation we called as craniotomy, that is, you would reduce the size of the head and then make the delivery to happen. Then after 3, 4, 5 weeks they would come with no control on urine, and on examination we would find a big hole between bladder and anterior wall of vagina, which we call as vesicovaginal fistula. Then after being treated for 3 to 4 months till the tissue around that hole would get absolutely healed, because the stitches have to hold together in order to make the operation successful. So after 5 to 6 weeks of delivery we would readmit them, then do the repair of vesicovaginal fistula, and almost I'll say 60 to 70% of cases would be successfully treated, and some would get again recurrence of the fistula, which we would do on the second. Sometimes patients needed third attempt also. And now it's a history, because we don't get such neglected cases of obstetrics these days. But this is what I learned from her. कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस जो लगते हैं कि इंडिविजुअल ने किए हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस भी अगर मिल के करें ना, तो उस इंस्टीट्यूशन के लिए एक फ़ख्र की बात हो सकती है, तसल्ली की बात हो सकती है। हमारा जो यूँ भी 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन तो लेडीज़ होती हैं, लेकिन उनको जो मसीहाई मिली, तो उसमें जब आप हिस्ट्री के, जो हम मेडिकल हिस्ट्री के पन्ने जब हम खोलेंगे कभी भी, कल को या आज भी, तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो प्रोफेसर गिरिजा जी का जो है, उस तरीके से जो सारा आउटस्टैंडिंग स्क्रैच से, मतलब यहाँ SMHS में भी अलग से कुछ सिलसिला नहीं था, चूँकि वही सारा ही सिलसिला होता था। उसके बाद का जो वो सारा सिलसिला है, और वो भी ललदत हॉस्पिटल तक, वो प्रीमियर उस एरिया में एक इंस्टीट्यूशन का। ये जब मेरी मदर क्वालिफाई करके आई यहाँ एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, तब बहुत कम गायनोकोलॉजिस्ट होते थे। उन्होंने देखा कि औरतों के लिए कोई अलग से फैसिलिटी है ही नहीं, जनरल वार्ड्स में ही बेड्स हैं। तो तब उनने उस टाइम पे जो उनके प्रिंसिपल थे, उनको बोला, देखिए आप कम से कम लेबर वार्ड तो होना चाहिए औरतों के लिए, कम से कम वो आप हमें दे दीजिए। सबसे पहले उनकी वो लड़ाई थी, और वो भी डॉक्टर्स जो थे तब एडमिनिस्ट्रेशन में, वो समझ गए और उनने कहा ठीक है आप ये कर लो, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वो चैलेंज लिया और पार्टीशंस लगा के उन्होंने वहाँ पे वार्ड बनाया। आस्ते आस्ते वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होने लगा और तो कोई फैसिलिटी थी नहीं। उसके बाद 100 बेड हॉस्पिटल, वो चैलेंज लिया, वो भी उन्हीं ने अपने हाथों से डेवलप किया। और मैंने ये स्टैंडर्ड उन्होंने ऐसे रखा हुआ था दैट आई एम टोल्ड कि उनका जो ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन उसमें था। उन्होंने बिल्कुल जैसे वो इंग्लैंड से ट्रेन करके आई थी, उन्हीं वही स्टैंडर्ड्स लेके उनने वो 100 बेड हॉस्पिटल बनाया।
और वहाँ की वो शायद एडमिनिस्ट्रेटर भी थी कुछ हद तक, जी, और उनने वो ऐसा वहाँ पे डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस रखी थी कि वो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा माना जाता था। बेबीज़ के लिए इंक्यूबेटर्स होते थे, सारा वहाँ पे अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा और बहुत हाई स्टैंडर्ड का था। तो वो हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, सब लोग वहाँ जाना चाहते, सब लोगों को भरोसा था कि वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छा बहुत स्टैंडर्ड केयर मिलेगा। हम फिर आते हैं आपकी ज़ात पर। देखिए, औलाद के साथ तो वो तो उसे कहते हैं कि आँखों की रोशनी, और उस मामले में हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरे बेटे का रिश्ता हो, ये बहुत बड़ा एक सिलसिला रहता है। और जाहिर है जब आपके रिश्ते की बात हुई और वो सारा सिलसिला, तो उनमें इत्तेफाक रहा इस सारे सिलसिले में, क्योंकि आपके क्लास फेलो है, इतने होनहार और इतने ब्लेस, उस तरीके से उन्होंने भी फील किया होगा। वंडरफुल पर्सनैलिटी उनकी है, सर्जन स्पेशलिस्ट यूके में, अभी मतलब आप लोग तो अब यूके में इतने सालों से हैं। लेकिन वो जो रिश्ते का सिलसिला हुआ, चूँकि हमने फैमिली डायनेमिक्स और देन प्रोफेशनल्स का वो सारा सिलसिला, तो आपका जो उसमें है, और डॉक्टर अनिल कौल साहब का ये जो एक रिश्ता बंधन, ये सारा सिलसिला हुआ, उसमें उनका रोल क्या रहा? देखिए, अनिल और मैं साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। हम फर्स्ट MBBS में हम लोगों की दोस्ती हुई। सिर्फ अनिल और मैं नहीं, हमारा एक पूरा ग्रुप बन गया, लड़के और लड़कियों का, और हम सबकी दोस्ती जी, ग्रुप बन ही जाता है। उसमें अनिल और मेरी ज़्यादा दोस्ती हुई, हमें लगा हमारा सोचने का तरीका सेम है, और आस्ते आस्ते वो दोस्ती थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। आई थिंक हम दोनों ही सेंसिबल थे, हम दोनों को लगता था कि नहीं, वी हैव टू बी श्योर, कोई जल्दबाजी में कोई काम ना हो। तो हम तो एक दूसरे को 6 या 7 साल तक जान चुके थे, और फिर आस्ते आस्ते माँ बाप को भी पता चलना शुरू हुआ, और फिर हमने जब उनको बताया कि हम लोग शादी करना चाहते हैं और साथ रहना चाहते हैं, तो उन लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया, एज लॉन्ग उनको पता, शायद उनको यकीन था हम पे, या मेरे माँ बाप को मुझ पे यकीन था कि ये कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। डॉक्टर गिरजाधर मेरे साथ थी। द होल पीरियड वॉज देयर, माई 10 years वेर स्पेंड देयर। गिरजा ने वहाँ पे 5 साल शायद काम किया था। देन शी वेंट फॉर हर MRCOG अनदर। क्लास फेलोज थे? हाँ, गिरजा और मैं क्लास फेलोज थे। मैं तो उनके घर बराबर जाता था, और जब वो आखिर वक्त में बीमार हुए, घर में हॉस्पिटल में आए यहाँ पे, तो वो थे, गिरजा थी, बेटी भी थी उनकी, सब लोग थे। तो मैं नसीर साहब के पास बैठा वहाँ, और काफ़ी देर बातें होती रहीं। तो गिरजा ने कहा कि तुम इतनी देर से इनसे बातें कर रहे हो, हामिद से, कुछ मालूम है ये कौन है? तो आंसर वहाँ से क्या आया, मुग़ल आज़म को कौन नहीं जानता। लुक एट दैट, है विट्स देखिए, हैं। अब लखनऊ का कनेक्शन या जो भी कनेक्शन उनको याद होगा, ये दैट वाज हिज लास्ट वर्ड्स, एंड देन ही पास्ड अवे। डॉक्टर अनिल जी, हमें 2 हस्तियों के बारे में अभी तक कोशिश की समेटने की, लेकिन ये इतना बड़ा ख़जाना है कि कितनी भी हम कोशिश करें तो तब भी तशनगी रहती है। लेकिन आप चूँकि उनके फ़र्जंद के तौर पर, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में आपका जो एक तशख़्ख़ुस है, एक ऑब्ज़र्वेशन है, उसको मुख्तसर आप कैसे बयान करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो उनको पहले देखा बतौर फ्रेंड्स पेरेंट्स, बिकॉज तीनों और मैं दोस्त थे, बिल्कुल कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, तो उनके घर मेरा आना जाना रहता था, उनसे मैं मिला था। मेरी ज़्यादा बातचीत तो टीना के फादर से होती थी, डॉक्टर नसीर साहब से, क्योंकि वो हमसे कभी कभी गुफ्तगू करते थे कुछ अपनी फ़िलासफ़ी के बारे में, अपनी लाइफ फ़िलासफ़ी के बारे में, तो उनसे हम काफ़ी कुछ सीखते थे। डॉक्टर गिरजा से तो डर लगता था, वो तो हमारी प्रिंसिपल थी, उनके सामने जाने में थोड़ा सा हम कतराते थे। She had such elegance, such poise, and she commanded such respect that as medical students हम थोड़े से झिझक सी लगती थी। उसके बाद they became my family, so I had an opportunity कि मैं उनको दोनों नज़रियों से देखा है, as my family and as an outsider initially. So I had a bit of a global perspective on them. Both of them, दोनों,
मेरे को जो स्ट्राइक किया वाज देयर करेज, कि वो किसी भी सिचुएशन में जी अनफेज्ड रहते थे। किसी भी सिचुएशन में, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी वो घबराहट नहीं महसूस होने देते थे किसको, और उनसे हमें बहुत ताकत मिलती थी, बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी जी। और मुझे तो ये लगता है कि बिकॉज उनकी जो जिंदगी के तजुर्बात थे, चाहे डॉक्टर साहब का जेल में रहना हो, चाहे उनका उस जहाज में हाईजैक होना हो, और the day-to-day challenges of life, the day-to-day social challenges of life had kind of molded their personality कि वो बहुत strong लोग थे. But once I came into their family, I then discovered the family aspect of their personalities and how caring they were towards everybody. So वो मेरा general impression था about them. But जब मैं उनके family में आया and then got to know them more and received so much love and affection from them that I really think that ये तो ऊपर वाले की दया है मेरे पे, that I was introduced. उसमें कोई शक ही नहीं है, बड़े खुशनसीब रहे हैं आप जी। लेकिन उसमें अभी पहलू जो आपने कहा वो ज़रा, क्योंकि आप ये कहते हैं कि वो बेस्ट स्टोरी टेलर थे, ऐसे कहते थे जैसे और किसी की दास्तान सुन रहे हैं या कह रहे हैं। तो आपने जो हाईजैक वाला मामला आपसे जब शेयर किया तो क्या बताया? एक तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी जी। टीना ने पहले भी जिक्र किया होगा कि उनके नाम याद रहते थे। अनफॉर्चुनेटली वो गिफ्ट मुझ में नहीं है। तो जब वो अपने हाईजैक की स्टोरी सुनाते थे तो बड़े क्लियरली, बड़े डिस्क्रिप्टिव तरीके से सुनाते थे कि वो एयरपोर्ट पे बैठे थे और उन्हें जम्मू जाना था जी, और एक मेडिकल स्टूडेंट भी उस जहाज में ट्रैवल कर रहे थे उनके साथ। तो बार बार उनके पास आके कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आज लगता है जहाज जाएगा नहीं, मौसम ठीक नहीं है, मुझे लगता है कल जाना ठीक रहेगा। तो उनको इस बात की इम्पोर्टेंस बाद में पता चली जब जहाज में वन ऑफ द हाईजैकर्स वाज द मेडिकल स्टूडेंट, सेम पर्सन। तो और वो बताते हैं कि उन्हें ज्यादा डर इस बात से लग रहा था कि वो मेडिकल स्टूडेंट के सामने ग्रेनेड लेके खड़ा था, पर इतना घबरा रहा था, उसके हाथ हिल रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये घबराहट से कहीं इसके हाथ से ग्रेनेड न छूट जाए। उसके बाद एज यू नो दैट इंडियन एयरलाइंस प्लेन वाज हाईजैक टू लाहौर ले जाया गया, वहाँ फिर उन्हें जहाज से उतारा गया, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर उसके बाद वो जहाज was set alight and लेकिन उस दौरान भी उनको खौफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहा आपको? वो खौफ लगा उसकी स्टोरी, वो उसमें वो डर नहीं है, उसमें वो खौफ नहीं है। he never felt at any stage कि, या उन्होंने बाद में ये भी नहीं जताया कि हम बहुत घबराए थे या डरे हुए थे। he felt that सब ठीक हो जाएगा, it'll be fine, and that was his philosophy for most things, that it'll be fine, सब ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। He was quite clear कि जो है सो है, वो फेस करना है and it'll be fine. मेरे लिए moral strength and courage. जी, मेरे लिए एक हैरानगी की ये बात है अनिल जी, जो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ ये हालात हुए, ये जब हादसा हुआ, अटैक भी हुआ, और उसके बावजूद भी, हालांकि ये है कि वो जब उनके साथ जब भी बात होती थी, डॉक्टर गिरिजा जी जब थोड़ा सा भी दूर जाती थी या देर होती थी तो कभी शेयर किया उन्होंने, मुश्ताक आपको पता है वो कहते थे कुछ एक वायर पे या कुछ डॉक्टर साहब के बारे में वो कहते थे, आपको पता है इनको पेसमेकर लगा है और ये सारा सिलसिला। तो उसमें कोई भी कपल, कोई भी शख्स ये सोचेगा कि यहाँ ये मुझसे, और उनके लिए कोई उलझन नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कहीं भी जा सकते थे, इन हालात से बाहर जा सकते थे। क्या लगता है आपको, मतलब किस चीज़ ने उनको वो स्ट्रेंथ दी थी कि I think दो चीजें थी। एक तो he felt connected to Kashmir. He felt so deeply connected that this is where I am. This is where I belong, and he didn't even consider कि हम यहाँ से छोड़ के कहीं जा सकते हैं। The other thing was that he took it as a challenge in some ways, that I'm not good. You can't scare me out of here. मैं कोई डर के यहाँ से निकलूंगा नहीं। And his life was entirely here. So he didn't want to leave. He stayed here. वो हमारे पास, और लेकिन he was a doctor as well, and he knew कि डॉक्टर साहिबा का हार्ट अटैक हो चुका है, उनका पेस मेकर है, and also कि वो अपना उतना ख्याल रखती भी नहीं थी। So he was always worried about her कि कहीं कुछ हो ना जाए।
तो वो फिक्र तो खैर रहता ही है। जी, क्योंकि मैंने डॉक्टर टीना जी से नहीं पूछा ये, या यूँ समझ लें कि दिमाग से निकल गया, जब वो फौत हुए, जिस दिन वो फौत हुए, मैं भी आया था यहाँ और देखा आप लोग मतलब अजीब तरीके से दोनों चीज़ों को संभाले हुए। एक ये कि जो है उनका वो दफन और जनाजे का सिलसिला ख़त्म ही अभी हुआ नहीं था कि हार्ट अटैक डॉक्टर गिरजा जी का हुआ और वो हॉस्पिटल में उनको अटेंड करना पड़ा, सारा सिलसिला। लेकिन उसके बाद क्या आपको लगा कि डॉक्टर गिरजा जी ज़िंदगी के साथ जो एक वो कनेक्शन रहता था वो कहीं खो गया उसी में? क्योंकि उसके बाद से, हालांकि मैंने देखा उनको, मैं उसके बाद भी मिला उनको, ये जो राहतगर उनके बहुत उसमें, लेकिन वो रमक नहीं थी, वो उस तरीके का जो उसके साथ एक सिलसिला रहता है, एनर्जी हमेशा उनके पास अदरवाइज़ एनर्जी रहती थी। आपका उस पर जो एक ऑब्जर्वेशन है क्या थी? देखिए, आपको तो मालूम है जिस दिन डॉक्टर साहब गुजर गए उसी दिन डॉक्टर गिरजा हैड अ हार्ट अटैक एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड and something went missing from Dr. Girja's life from that day. She lost that strength in her. और एक दिन मैंने और टीना ने उनसे पूछा कि मामा you're so strong, आप इतने, आप में इतनी strength है that we derive strength from you. You have to be strength during this difficult time. और उन्होंने सिर्फ एक बात कही which was very profound, बहुत गहरी बात उन्होंने कही कि she said कि मेरी strength जितनी भी थी वो डॉक्टर नसीर की वजह से थी. He was my strength. Now that he is not there, I don't feel that strength anymore. और शायद वो सच भी था. They derived strength from each other. They were each other's pillars. And once Dr. Nasir wasn't there, Dr. Girja wasn't the same. And as you know, she didn't survive for more than 9 months after that. Yeah. तो उस ग्रीफ को मतलब जो वो प्रोसेस करने का एक सिलसिला था, क्या ये सही है कि वो उनके कब्रिस्तान पे हफ्ते में 1 या 2 बार, हालांकि ये होते हुए भी वो वहाँ जाती थी? और despite her cardiac condition, she used to visit his grave couple of times a week. और वहाँ आप जैसा आप तो गए हैं, वहाँ पे थोड़ी चढ़ाई भी है, you have to climb a fair distance, लेकिन वो जाती थी वहाँ और वो छोड़ा नहीं उन्होंने उसे till she could. But I guess theirs was a connection which was far deeper than usual. And I use it as an example of what a connection between a man and a wife can be. I think it was at a higher level than we observe usually. Very true, very true, very true. It was inspirational for at least for me. पर एवरीबडी ऐसा उनकी ज़िंदगी के जो पहलू जिस तरीके से भी कोई भी, मैंने कहा वो पन्ने और आने वाली जनरेशन्स भी, जब तो ये जाहिर है कि उनको भी इससे, बिकॉज हम देखते हैं, हम उनकी ज़िंदगी के काफ़ी पहलू को देखते हैं, देयर कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन, देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, देयर रोल एज फैमिली रोल मॉडल्स फॉर ये एस्पेक्ट उनका जो है ना, देयर डीप कनेक्शन, देयर लव स्टोरी, आई थिंक not many people know and understand that deep connection that they had. Thank you so much for this. This is what Dr. Tina ji also is actually, I'm thankful to her also. This is something which people should know, that difficulties and other things, they are part of our life. लेकिन कितने मुश्किलात के बावजूद इन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया, जीने में ही नहीं बल्कि मरने में भी। आप देख लीजिए वो जो बॉन्डिंग और जो सारा सिलसिला है, उसकी रिफ्लेक्शन जो हम देखते हैं, तो ये वही जो कहते हैं हम कि वो एक दास्तान सी लगती है, जो ख्वाब ख्याल की दुनिया लगती है, हकीकत की दुनिया लगती नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि हर कदम पे ये हकीकत और हकीकत रही है, तो इसलिए उस तरीके से तो बहुत तसल्ली तशफ़ी की बात है। लेकिन उनकी कमी और उस खला को मतलब पुर करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन यही है कि ज़िंदगी आगे चलती है और चलाना पड़ता है। लेकिन ये कि अगर इस मिशन को आदमी इंसान की खिदमत को जो उन्होंने अपनाया था और उस सिलसिले को आगे चलाने के सिलसिले में जो हम हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है, कर सकता है, इनको रोल मॉडल्स मान के उस्तादों को या ऐसी डेकन लाइट्स को, तो मुझे लगता है जो आज हर तरफ से हमें गम, परेशानी और टेंशन का जो एक सारा सिलसिला लगता है, उसका बहुत हद तक मुदावा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर नसीर साहब और डॉक्टर गिरिजा जी की जिंदगी कश्मीर की कदीम सूफी रिवायतों से तहरीक पाने वाली एक ऐसी खूबसूरत दास्तान है जिसका हर लफ्ज मोहब्बत और बेलौस खिदमत का एहसास लिए हुए है। ऐसी दास्तानें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इनके नुकूश वक्त गुजरने के साथ साथ और गहरे होते जाते हैं। वजह साफ है, जब कोई पेशेवराना खिदमत नाकाबिल तसव्वुर वुसअत इख्तियार कर जाए तो वो खिदमत के दायरे से ऊपर उठ के इबादत के दायरे में आ जाती है। डॉक्टर नसीर और डॉक्टर गिरिजा की इबादत का सिलसिला जारी है। सब कहां कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई।